हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो लिखा था उसमें आगे केस लिखेंगे, केस इफ any dielectric medium, if any dielectric medium is filled in between the plates, is filled in between the plates, if any dielectric medium is filled in between the plate, instead of air, लास्ट में क्या रहता है ना एप्सिलॉन नॉट a by d, ये प्रूफ हो गया था ना हम लोगों का। हाँ, तो सी का केस है। अब वही सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे प्लेट्स के बीच में मैंने एयर की जगह कोई और मीडियम रख दिया, तो जैसे आपका फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और किसी मीडियम के अंदर ये फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर एक और चीज बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर ये चीज थी सेम वही चीज है कि इस बार आपका एयर नहीं है, अगर एयर होता तो C का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A by D हो जाता। बात समझ में आता है? C का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A by D। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे इस केस में क्या हो गया कि हम लोगों ने इसमें एयर की जगह कोई और मीडियम भर दिया, तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन A by D, ठीक है। और या फिर इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, जिसको K भी बोल दिया जाता है, डायरेक्टली कांस्टेंट A by D। अब पे एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है? पहले भी बता चुके, एक बार फिर बता देना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है? वैक्यूम। एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -12 इस वाले ऑर्डर की होती है। पास में आता है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी? ऐसी होगी 6.83 इंटू 10 की पावर -12 -11 -13, इस टाइप से वैल्यूज होती हैं इसकी, ठीक है। तो अब ये होता है, और एक एप्सिलॉन R जो है, या फिर इसको हम लोग K भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या फिर इसी चीज को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बनता है एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। इसका जो वैल्यू होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ऐसी नेचुरल नंबर होती है हमेशा। नेचुरल नंबर मतलब वो 23 180 87 इस टाइप से इसकी वैल्यू होती है। क्लियर हो गई वाली चीज? तो भैया एप्सिलॉन R को मैंने पहले भी डिराइव कराया था कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है भैया? एप्सिलॉन R इक्वल्स टू F नॉट अपॉन F के इक्वल था। एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या थी? E नॉट अपॉन E के इक्वल थी। एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। एप्सिलॉन R की वैल्यू V अपॉन V नॉट भी है, नहीं V नॉट अपॉन V है। अब एप्सिलॉन R की एक और वैल्यू आ चुकी है, C अपॉन C नॉट होगा या फिर C नॉट अपॉन C होगा। भैया बताओ भैया पता कैसे चलेगी कि इसमें ये वाली वैल्यू बनी, इसमें वाली मतलब ये लगाने की, ये लगाने की, ये लगाना है। अभी बता दो उसको, पहले यहाँ पे एक बार बताओ जल्दी से भैया। ER का एप्सिलॉन नॉट बाय E होता है। ER का E बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना? हाँ वो लिखा ऊपर क्या लिखा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन है ना। हाँ बताओ बताओ बताओ, C का एप्सिलॉन R का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ C और C नॉट, यहीं से देख के बता दो भैया। दो फॉर्मूले हमारे पास, ये तो C नॉट का है और ये C मीडियम का है। इन दोनों को कंपेयर करके बताओ कौन सा फॉर्मूला हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बताओ। फर्स्ट, सेकंड या फर्स्ट?
रख के देख लो दोनों वैल्यूज, पता चल जाएगा आंसर से आ रहा है कि नहीं आ रहा। और पता कैसे चलना है वो भी बता दूंगा अभी। अबे हुआ फर्स्ट है सेकंड? फर्स्ट है, हाँ फर्स्ट। ठीक है भैया, फर्स्ट वाला देखो होता क्या है, आप ऐसे समझना, फोर्स के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन ये नीचे आता है। आपका इसी तरह से E के फॉर्मूले में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नीचे आता है। क्लियर हो गया वाली चीज। इसी तरह से अगर हम लोग C की बात करें तो C के फॉर्मूले में एप्सिलॉन A/d इसमें ऊपर आता है। बात समझ में आता है? तो यहीं पे आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास ये वाला है, क्या बोलते हैं आपका, दो तरीके के फॉर्मूले थे। एक तो फोर्स का फॉर्म क्या बोलते हैं उसको, हाँ एप्सिलॉन R का ये वाला फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा कि एप्सिलॉन R इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर भैया ये फॉर्मूला दे रखा है तुम्हें तो फोर्स का फॉर्मूला ऊपर नीचे होगा कि नीचे ऊपर, मतलब सेम ऑर्डर होगा कि उल्टा हो जाएगा? इस बार उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर F नॉट हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, F हो जाएगा। इसी तरह से E नॉट ऊपर E नीचे, इसी तरह से V नॉट ऊपर और V नीचे, और इसी तरह से C ऊपर और C नॉट नीचे। भैया ये तरह से आप लोग याद कर सकते हो, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और ये कैसे याद रखा जाता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। भैया इस तरह से तुम समझ सकते हो, तो इस तरह से तुम सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। ठीक है, वो पूछ रही थी कि कहते कि हमें कैसे पता चले कि वाला फॉर्मूला कब कब लगाना है। तो क्वेश्चन में होता है कि आपको बोला जाता है कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच का फोर्स इस पे एयर में इतना है, तो बताओ उनका वाटर के अंदर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स वाला लग जाएगा। या हमारे पास एक पॉइंट है, उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर में इतनी है, तो बताओ मीडियम में कितनी हो जाएगी, तो सेकंड वाला लग जाएगा। पोटेंशियल का हो जाएगा, या फिर कैपेसिटर का कैसे पता चलता है कि अब यही बोल जाएगा। हाँ पहले कहाँ पे थे हम लोग, हाँ लिखवाया तो मैंने अभी कुछ, इसमें लिखवाया कुछ नहीं ना, तब आप ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। C equals to epsilon A upon epsilon A by D। हो गया? ठीक है, ये भी लिख दिया आगे। ठीक है, साइड में ये मालूम है तो सही है, नहीं मालूम तो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग कम लिखेंगे, हमें मालूम है C नॉट का फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और C का फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई डी। क्लियर हो गया वाली चीज? इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो बताओ क्या बन जाएगा। अगर हम लोगों ने क्या किया, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, D से D कैंसिल हो जाएगा, है ना? हाँ, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर देंगे तो D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो यहीं पे आपके पास क्या फॉर्मूला जाएगा, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। तो लिखेंगे ये दो फॉर्मूले लिख देंगे जल्दी से। पहले ये वाला लिखेंगे, या ये वाला तो आपने लिख रखा है, इसको फर्स्ट लिख दो। ये लिख दो फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम, उसको सेकंड इक्वेशन बना देना। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है, फर्स्ट को सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर हम बात करें, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बाई D से
और हाथ का कहीं पे ऊपर जो मार्जिन होता है वहाँ पे वाले फॉर्मूले लिख देना, ठीक है, याद रहेगा तुम लोगों को। मैं डायलेक्ट्रिक के पास लिख लिखा गया नीचे से। कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ मीडियम। हो गया, बोले। बोलो। हाँ, तो ये चीज निकली, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम dielectric constant of a medium is defined as the ratio of ये आपको कहता था, the ratio of capacitance of a capacitor is defined as the ratio of capacitance of a parallel plate capacitor, capacitance of a parallel plate capacitor filled with the medium to the capacitance of the same capacitor, with vacuum in between the plates, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये तो बेस का फॉर्मूला। तो भाई मैंने बताया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कैसे भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस हिसाब से आप कुछ भी ऊपर से कोई सा भी फॉर्मूला आप देख के डेफिनेशन लिख देना कि किसका रेशियो, बस मेन चीज ये आती है रेशियो में ऊपर मीडियम रखना है कि ऊपर वैक्यूम रखना है। क्लियर है वाली चीज? हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो। इधर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। हाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, सिंस क्वेश्चन है, सिंस कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू का साइन लगा देना, सिंस कैपेसिटेंस इक्वल्स टू, चलो कोई नहीं लिख दिया तो कोई बात नहीं, इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, अपॉन वाला वो है ना, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, लिख दिया इस तरह से। कॉमा, सो with the so if the charge on the capacitor is doubled, then how will its capacitance affected? ठीक है, full stop. Also calculate the percentage change in the capacitance.
परसेंटेज चेंज इन द कैपेसिटेंस। हाँ भाई क्वेश्चन समझ में आ गया? ये कैपेसिटर है, उसका हम लोगों ने क्या किया, चार्ज को डबल कर दिया, तो बताओ उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, या 1/4 टाइम्स हो जाएगा? बता दो जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। सी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? मैंने फॉर्मूला भी लिखवा दिया। सी इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका? सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी हो जाता है। सी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्यू बाय वी होता है, वी बाय क्यू नहीं होता, बस डायरेक्टली एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। अगर चार्ज को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज पे डिपेंड। चार्ज पे डिपेंड, हाँ बिल्कुल, वो है ना क्या चीज? कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस चार्ज पे, कैपेसिटेंस तो है चार्ज पे। कैपेसिटेंस डिफाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। कितना चार्ज चाहिए उसका 1 वोल्टेज बढ़ाने के लिए, वो होता है आपका क्या? कैपेसिटेंस। बट वो तो फिक्स होगा ना। हाँ कैसे? और कैपेसिटेंस वो तो एक कैपेसिटर के लिए वो फिक्स्ड होगा। किस तरह से? अब चार्ज भी तो डबल कर रहा है, चार्ज को बट जैसे आपने भी डेफिनेशन में बोला कि एक इतना चार्ज चाहिए हमें उसका 1 वोल्ट बनाने के लिए। हाँ। तो अगर हम चार्ज को डबल कर भी देंगे तो फिर उसका वो जो पोटेंशियल इंक्रीज होगा वो भी तो ज़्यादा इंक्रीज होगा। सही बोला लड़का, कुछ सही बोला। देखो भैया ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से आता है, डेफिनेशन दे देते हैं उसकी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम लोगों ने बोला चार्ज को मैं डबल कर रहा हूँ, तो भाई चार्ज को डबल करने से, अगर मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, उसमें मैंने चार्ज को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो भाई जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अगर चार्ज को डबल करो तो हाथों हाथ पोटेंशियल भी डबल होगा भैया, ध्यान रखना। तो उस वजह से कैपेसिटेंस का अगर चार्ज बढ़ा रहा हूँ तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, तो सी पे क्या रहेगा? चेंज ही नहीं होगा, इट रिमेन कांस्टेंट। ये क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। दूसरा इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। 1 वोल्ट पे कितना चार्ज चाहिए? कल को भी मैंने बहुत बार 2 बार बड़े जोर जोर से बोला था कि हम लोग, ये क्यू नहीं होता, ये टोटल क्यू नहीं है, ये क्यू नहीं है, ये बल्कि क्या है? दिस इज द क्यू फॉर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के लिए आपको कितना क्यू चाहिए, वो है आपका कैपेसिटर, कि 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना क्यू चाहिए, दैट इज सी। उसके बाद आप कितना चार्ज दे सकते हो, वो कितना भी दो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितना जितना चार्ज दे देंगे उतना उतना क्या बढ़ता है? उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। सेम ऐसी एक और चीज हो जाती है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे भी ये मेरे पास है, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास? हाँ, ये मेरे पास आयरन का है, ठीक है, ये भी आयरन का है, और मान लो एक और मैंने ये ले लिया, कैप ले लिया इसका से, ये भी मेरे पास आयरन का है, दोनों आयरन के हैं। तो मैंने बोला दोनों की डेंसिटी सेम होगी कि नहीं होगी? लेकिन देखा जाए तो भैया इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। तो अगर मैं मास बढ़ा रहा हूँ तो भैया वॉल्यूम भी तो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ऐसा तो है नहीं कि मैं वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा। सेम वही चीज है कि अगर मैं चार्ज बढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी तो बढ़ा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल है, बात समझ में आता है? फॉर्मूला क्या है आपका? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ऐसे यहाँ पे क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग इसमें भी क्या देखते हैं? डेंसिटी इज द मास, डेंसिटी मास ही है, लेकिन किसका? 1 यूनिट वॉल्यूम का। क्या हमने 1 यूनिट वॉल्यूम लिया तो उसका मास कितना है, दैट इज डेंसिटी। ऐसे ही क्या हमने 1 वोल्ट लिया तो 1 वोल्ट पे कितना चार्ज रखा हुआ है, दैट इज कैपेसिटेंस। तो भैया आप चाहे चार्ज को डबल कर दो, चाहे वोल्टेज को डबल कर दो, चाहे वोल्टेज को आधा कर दो, कैपेसिटेंस नहीं चेंज होने वाला। कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? वो 3 फैक्टर्स ले पाए थे हम लोगों ने, शेप एंड साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, आसपास का रखा हुआ कोई और चार्ज कंडक्टर। सिर्फ इन चीज पे, इस पे डिपेंड करता ही नहीं कि इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है। बात समझ में आता है कि नहीं आता? हाँ, तो भैया लिख लेंगे। लेकिन भैया यही क्वेश्चन अभी आगे जाके फिर से बदल जाएगा। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके अंदर ये चीज हो जाती है कि हम लोग चार्ज को डबल करते हैं, हाथों हाथ कैपेसिटेंस भी डबल हो जाता है। चार्ज को कम कर रहे तो कैपेसिटेंस भी कम होगा। अभी क्वेश्चन फिर पलट गई वाला। 2 तरीके से क्वेश्चन है ये आपका, क्लियर है? वहां पे भी समझा जाएगा अभी। हाँ, लिखेंगे। क्या बोलना था? हाँ, there will be no effect on the capacitance, there will be no effect there will be no effect on the capacitance there will be no effect on the
capacitance because if the charge on the capacitor increases, if the charge of the capacitor increases, then consequently its potential also increases. Then consequently its potential also increases. Consequently its potential also increases. So नहीं लिखना. In the same proportion. In the same proportion. In the same proportion. So there will be no. अच्छा वो तो मैंने लिखवा देना स्टार्टिंग में. नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटर. बस ठीक है. सो काट दो फुल स्टॉप. क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया. अब आगे क्या जाएगा आपका. तो ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होता है. ठीक है. इसका इसके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन होंगे अभी तो. हाँ लिखेंगे. A capacitor of unknown capacitance. A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery. Is connected across a battery of V, capital वाला, of V, across the battery of V volt. V volt यूनिट है ना. जैसे 5 वोल्ट होता है तो 15 वोल्ट ऐसे V वोल्ट. नहीं समझे? समझ गए? V वोल्ट. ठीक है. फुल स्टॉप. The charge stored on it is 360 microcoulomb. 360. The charge stored on it is 360 microcoulomb. Full stop. When the potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored on it becomes 120 microcoulomb. Full stop. Calculate potential V. And capacitance C. Full stop. What will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied increased by 120 volt.
voltage applied is increased by 120 volt. The voltage applied is increased by 120. हो गया शुरू। चार्ज को कम कर लो या चार्ज को बढ़ा लो या पोटेंशियल कम कर लो पोटेंशियल बढ़ा लो, कैपेसिटेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। capacitance कितना 310/6 3 या 2 360 माइक्रोकूलम बोला था ना, और 120 वोल्ट 1236 120 वोल्ट का बीच में बोला था आपने व्हेन द पोटेंशियल एक्रोस चार्ज reduced by reduced to 120 नहीं है, जो भी इसका ओरिजिनल होगा उसमें 120 कम होगा, v माइनस 120। करो 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 शाबाश। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। एग्जाम में बड़ा इसी तरह से देता है, वो लोग लिख लिख के देता है पूरा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा, लेकिन तब भी नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है, दोनों के हिसाब से कैपेसिटेंस निकालो, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। वोल्टेज 240 वोल्टेज 240 भैया जो 300 माइक्रोकूलम है 300 नहीं है 360 सॉरी, वो ऊपर वाली कंडीशन में जब उसका वोल्टेज V था, हाँ बिल्कुल, और ये वैन से दूसरी कंडीशन आ गई, वैन से दूसरी कंडीशन है क्योंकि वहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, फुल स्टॉप और कॉमा का इसीलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा। मेरा 60 आ रहा है वोल्टेज बिल्कुल गलत। कम वोल्टेज मैं डायरेक्ट दूसरे काट दे रहा 360 मल्टीप्लाई करें 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफराड ई की वैल्यू सही है। तो जो इंक्रीज करी है वो इनिशियल कौन सा कंडीशन वाला 3 किसका कैपेसिटेंस है भैया हाँ जो 120 वोल्ट इंक्रीज करा है वो शुरुआत वाली कंडीशन, इनिशियल कंडीशन शुरुआत की थी। देखो कलाओं में अगर हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, उसका पोटेंशियल क्या था, उसका वोल्टेज क्या दे रहे थे हम लोगों को, V दे रखा था, तो कैपेसिटेंस कितना मान लिया था हम लोगों ने, उसका ओरिजिनल कितना था, कैपेसिटेंस C था, तो उस टाइम पे जो चार्ज आ जाएगा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू C इनटू V हो जाएगा। अब आगे समझते हैं। नहीं इस समय चार्ज दे रखा था, इस समय Q की वैल्यू कितने दे रखी है 360, तो 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा C इनटू
v हो जाएगा। ये आ गई पहली कंडीशन। अब व्हेन के बाद से क्या बोला गया है, व्हेन द चार्ज स्टोर्ड नहीं, व्हेन द पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट का मतलब क्या कि अगर उसका v था तो अब कितना हो जाएगा, v डैश विल बी इक्वल टू v माइनस 120 हो जाएगा भैया। डायरेक्टली 120 मत लिखना, रिड्यूस्ड बाय 120 है, रिड्यूस्ड टू 120 नहीं है। रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या होता है, इतना और कम हो गया, और रिड्यूस्ड टू 120 का मतलब होता है कि एग्जैक्टली 120 हो गया। सो v डैश की वैल्यू इतनी हो गई है, और इस टाइम पे चार्ज कितना था, चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स, ये चार्ज डायरेक्टली दे रखा है, q की वैल्यू क्या दे दी हम लोगों को 120 हाँ 120 माइक्रो कूलम दे दिया। क्लियर हो गई वाली चीज। अब हम यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से c का फॉर्मूला क्या आएगा, q बाय v डैश। सो q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 इनटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन v माइनस 120। ये तो है c की वैल्यू, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आई, c इक्वल्स कितना आएगा 360 माइक्रो कूलम भैया इनटू 10 के पावर माइनस 6 अपॉन v। क्या आ गया c की दूसरी वैल्यू, ये भी c की वैल्यू है, ये भी c की वैल्यू होंगी, तो दोनों सेम टू सेम, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे। क्लियर हो गया वाली चीज, यानी है समझ में आया। मतलब दो कंडीशन से हम लोगों ने c निकाला कैपेसिटर, ठीक है, दोनों कंडीशन से c निकाल कर हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, क्योंकि चाहे कैपेसिटर चार्ज कितना ही कम हो जाए, चार्ज कितना ही बढ़ जाए, c की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती। तो हमने पहली कंडीशन से c की वैल्यू निकाली, दूसरी कंडीशन से c की वैल्यू निकाली, अब दोनों का इक्वेट कर दिया, यहाँ से v की वैल्यू आएगी आपके पास। समझ में आया कि नहीं, एक बार ट्राई करो जल्दी से, आप बताओ सेकंड केस में, आप बताओ 600 हो गया। नहीं आ रहा, और नहीं अभी भी नहीं आ रहा, इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 120 into 10 के पावर माइनस 6 अपॉन v माइनस 120 इज इक्वल्स, क्या बोल रहे हैं, 360 into 10 के पावर माइनस 6 अपॉन v हो जाएगा। ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता, 10 के माइनस 6 से 10 के माइनस 6 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से कितनी बार कैंसिल, 3 बार। यहाँ पे तो 1 बचा, तो v की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो v हो गया, और v माइनस 120 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3 into 1 माइनस 20, सो v इक्वल्स टू 3v माइनस 360। उधर जाएगा इधर आएगा, तो 3v माइनस v कितना हो गया, 2v, 360 इधर का आ गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा
360। सो v इक्वल्स टू कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी काटपीट का आंसर कितना आएगा 180। क्लियर हो गया वाले से? ये है। उसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन आराम से। v दे रखा है, अब v के वैल्यू इसमें लगा देंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी। कैपेसिटर में सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया था हमसे, q पूछा गया था। निकाला सेकंड में निकाला कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड बिल्कुल ठीक है। सेकंड पार्ट सेकंड इंक्रीज किया 180 प्लस 120 शुरुआत में कितना पोटेंशियल V था। v था उसमें 120 इंक्रीज V प्लस 120 तब 300 हो जाएगा। तो 600 है। 610 का -4 माइनस पूरा बोला सिर्फ पूरा बोला हाँ हुआ ठीक है। सेकंड पार्ट हो जाएगा अपना आराम से, इसका सेकंड पार्ट किया ठीक है। अभी देखो इसके ना 4 तो एग्जाम्पल दे रखे हैं ठीक है, और बाकी कितने 8 क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल भी देख लेना, सॉल्यूशन के साथ होंगे वो 8 क्वेश्चंस वो होंगे अनसॉल्व होंगे, ये ट्राई करके आना ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। स्फेरिकल वाला जो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो टॉपिक आएगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है, करना चाहो कर लेना, ना करना चाहो मत करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिलेबस में नहीं है। स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्मूला लिखवा देता मैंने वाला कौन पता, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ लेंगे इन द ब्रैकेट RA RB अपॉन RA माइनस RB, या फिर इसका उल्टा लिखा जाएगा बताओ। नहीं ये चीज और ये चीज में बताओ, यही सही है कि उल्टा वाला सही होगा? मतलब एक तो ये फॉर्मूला है और एक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA माइनस RB अपॉन RA RB, होता कौन सा सही है? नहीं इसमें तो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला सही है। अब वो RA माइनस RB RB माइनस RA से तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो हमेशा बता दीजिए कैसे सही है। ये कैसे ये बता रहा हूँ, इसमें हमेशा क्या रहता है तुम्हें बड़े वाली वैल्यू पहले छोटे वाली, अब वो RA तुम किसी को भी ले लो RB किसी को भी ले लो, इन दोनों में से ऊपर वाला इसलिए सही है क्योंकि C का फॉर्मूला फॉर द स्फीयर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ओनली, ये था। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और 1 नीचे RA माइनस RB करूँगा तो एक रेडियस बचेगा, ऊपर 2 रेडियस है तो काट के एक ही रेडियस बचेगा, यहाँ पे हम काटेंगे तो अपॉन में एक रेडियस बचता है, तो इस हिसाब से हमें तो ये वाला फॉर्मूला चाहिए था ना, ऊपर एक ही रेडियस, तो इसलिए हमारा वो फॉर्मूला सही है। अब वो RA माइनस RB हो जाए, RB माइनस RA, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम तो किसी को भी A ले सकते हो, किसी को भी B ले सकते हो, मेन चीज़ है बड़े में से छोटे को माइनस करना है ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन मैं सेंड करूँगा, ट्राई करना ठीक है, ट्राई जरूर करना, कल को फिर आधा दिन खत्म कर देंगे सारी चीज़ को ठीक है। जब भागना आज के लेते हैं बाकी कल
है